ओके, इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या गिवन होता है। एक शेड्यूल गिवन होता है। शेड्यूल में हमारे पास क्या होता है कि जो गिवन शेड्यूल होता है उसको हम चेक करते हैं। गिवन शेड्यूल इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो हम यहाँ पर चेक कैसे करते हैं, अगर हमें जो भी शेड्यूल है और उसका हमने प्रेसिडेंस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हो, फाइंड प्रेसिडेंस ग्राफ। अगर उस ग्राफ में क्या है, लूप एग्जिस्ट करता है, अगर लूप है वहां पर, लूप अगर हमें मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर हमने क्या किया, एक गिवन शेड्यूल था, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसकी स्ट्रैटेजी आई एम टेलिंग यू हियर। तो फाइंड द प्रेसिडेंस ग्राफ, इफ ग्राफ कंटेन्स द लूप, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है। अगर लूप नहीं है, दैट मीन्स आपने देखा कि अगर ये जो ग्राफ हमने फाइंड आउट किया या तो लूप होगा, दूसरी तरफ मैं एरो बना दे रही हूं, नो लूप, तो हम इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है तो हम इसे बोलेंगे सीरियलाइजेबल होगा। दैट मीन्स आई कैन फाइंड आउट हियर ऑर्डर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है तो हाउ यू कैन गेट दिस वन इज द सीरियलाइजेबल। व्हेन वी गेट द, एक सिस्टम देख लिया कि हाँ किस ऑर्डर में वो शेड्यूल काम करेगा, T1 T2 T3 है, तो इफ यू गेट वन पर्टिकुलर शेड्यूल देन दैट इज कॉल्ड द सीरियलाइजेबल। दैट मीन्स whenever you get the conflict schedule, that means that schedule is nothing but the serializable और consistent भी होगा। तो आपने देखा कि conflict schedule कब आता है, जब उसमें कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है उस ग्राफ में तो हम बोलते हैं वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर हम ये बोले यहाँ पर कि अगर, अब देखिए यहाँ पे तो ये आ गया, दैट मीन्स ये हमारा टारगेट था कि जो भी हमारा प्रॉब्लम था, जो शेड्यूल था, उसको ये प्रूव करना कि वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो हमने देखा जब लूप नहीं मिला तो कॉन्फ्लिक्ट था, तो हमने उसे सीरियलाइजेबल बोल दिया। बट ड्यू टू दिस नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल, नॉन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो कि लूप कंटेन कर रहा है, अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या इस केस में भी हम कोई सीरियलाइजेबल बना सकते हैं कि नहीं, इसके लिए हम फर्दर चेक करेंगे। दैट मीन्स कि अगर ये नहीं है, जो प्रेसिडेंस ग्राफ में हमें लूप मिला, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल नहीं है, तो हम यहाँ पर एक दूसरा मेथड चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड द व्यू शेड्यूल। तो हम किस पे चेकिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई व्यू मैथड। हम यहाँ पे व्यू मैथड को अप्लाई करेंगे, और अगर ये यहाँ पर व्यू अप्लाई करने पर अगर हमारे पास दो चांसेस होगा कि यहाँ पर आपने क्या किया, व्यू सीरियलाइजेबल, तो हमने यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं व्यू सीरियलाइजेबल, आई मीन अप्लाई आपने व्यू मेथड किया। अगर आपने यहाँ पे व्यू सीरियलाइजेबल, तो व्यू सीरियलाइजेबल किस डेटा के लिए चेक करेंगे, जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो ऑलरेडी सीरियलाइजेबल है, तो व्यू तो होगा ही होगा। हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो सीरियलाइजेबल नहीं था, आई मीन नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल नहीं है, तो हम उस पर एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड द व्यू सीरियलाइजेबल। इसमें भी दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वो सीरियलाइजेबल बनेगा, आई मीन एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा कि किस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, या फिर नहीं मिलेगा। तो अगर यस है तो वो सीरियलाइजेबल होगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आई मीन नो के केस में क्या होगा, वो फिर से कहाँ चला जाएगा, नॉन सीरियलाइजेबल पे। दैट मीन्स हमें वहां पर सीरियल एक नहीं मिल पाएगा, दैट इज अ नॉन सीरियलाइजेबल पे। तो ये हमारा टारगेट क्या है कि जो भी शेड्यूल, आपका टारगेट क्या था कि जो भी शेड्यूल गिवन है उसको हम लेंगे और चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ। अगर ग्राफ की मदद से हमें लूप मिल रहा है तो हम कहेंगे वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है तो हम अनदर मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है। अगर व्यू सीरियलाइजेबल है तो हम कहेंगे फिर वो सीरियलाइजेबल भी होगा। अगर वो व्यू निकल आएगा तो हम कहेंगे कि फिर वो सीरियलाइजेबल भी होगा। अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल की भी प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा है
तो हम बोलेंगे वो नॉन सीरियलाइजेबल। फाइनली हम फिर कह देंगे कि भाई ये तो नॉन सीरियलाइजेबल है, ये किसी भी मेथड से सीरियलाइजेबल नहीं बन सकता। तो दिस इज द प्रोसेस टू चेक अ गिवन प्रॉब्लम, is serializable or not। आई मीन दिस इज द, आई जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने आपको पूरा प्रोसेस कि कैसे हम यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं। हियर आई एम यूजिंग वर्ड, कीवर्ड क्या यूज कर रही हूँ मैं, सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल में भी आपने देखा दो मेथड अभी हमने बात करी, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। तो आपको दोनों मेथड चेक करना पड़ेगा अगर वहां पे केवल सीरियलाइजेबल वर्ड यूज किया है। अगर प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि चेक द गिवन प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, इन दैट केस केवल आप फर्स्ट थिंग चेक करोगे कि शेड्यूल को लिया, ग्राफ बनाया और उसको फिर आपने चेक करा कि अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा, लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट है। बस आप इतना बता के यहाँ पे छोड़ सकते हो कि यस इट इज अ सीरियलाइजेबल। बट अगर वो बोल रहा है कि चेक द गिवन प्रॉब्लम इज अ व्यू सीरियलाइजेबल, देन यू हैव टू चेक बोथ द थिंग्स, क्योंकि व्यू तक पहुंचने का आपके पास एक ही रास्ता है कि आप पहले ग्राफ फाइंड आउट करोगे, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर आपको व्यू देखना पड़ेगा। और व्यू का जो प्रोसीजर है वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि हाउ टू चेक द व्यू सीरियलाइजेबल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर, कि व्यू सीरियलाइजेबल कैसे करते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क यहाँ पे, इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ अब व्यू सीरियलाइजेबल के लिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसे व्यू सीरियलाइजेबल चेक करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एनीबडी हैव एनी क्वेरी? यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नोबडी इज हैविंग एनी क्वेरी। यहाँ पर भी 9 बच्चे हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन आई स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे देखिए व्यू सीरियलाइजेबल के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसकी मदद से देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे सपोज करिए हमने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया T1 और दूसरा ले लिया हमने यहाँ पे T2। एक छोटा प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर बात करेंगे इसका बड़े प्रॉब्लम के साथ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर A लिया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया ओके राइट A, अगेन यहाँ पर हम ले लेते हैं रीड A, देन राइट A। नेक्स्ट यहाँ पे एक और डेटा ले लेते हैं रीड B और ये राइट B। सिमिलरली हमने यहाँ पर सेकेंड ट्रांजेक्शन में भी ले लिया रीड B एंड राइट B। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ये शेड्यूल लिया है, इसमें 2 ही ट्रांजेक्शन है, दैट इज अ T1 एंड T2। यहाँ पर डेटा A का रीड हो रहा है, देन B का, आई मीन इस 2 डेटाबेस यहाँ पे यूज हुआ है, एक तो A है और दूसरा B है। आप देखिए समवेयर ट्रांजेक्शन इज रीडिंग द डेटा A, समवेयर ट्रांजेक्शन रीडिंग द डेटा B। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू सीरियलाइजेबल ये कहता है कि सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये जो आ रहा है ये हमारा सीरियलाइजेबल है या नहीं है, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो अगर आप देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सीरियलाइजेबल होगा। T1 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए T2 रीड कर रहा है, फिर अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ भी करूँ कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो यहाँ पर लूप नहीं आएगा, दैट मीन्स ये सीरियलाइजेबल है। ये मैंने यहाँ पर ले रखा है एक समझाने के लिए। अब ये एक एक्सेप्शन केस भी लेंगे, पहले ये सिंपल सा केस। अब देखिए अगर ये सीरियलाइजेबल होगा तो इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड कि अगर यहाँ पे ये मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं, देखिए सीरियलाइजेबल नहीं है क्योंकि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन है। समटाइम्स T1 इज वर्किंग, समटाइम्स T2 इज वर्किंग, अगेन ये देखिए T1 पे आ गया, फिर T2 पे आ, जिगजैग हो रहा है ना।
एक सीक्वेंस में नहीं कि पहले T1 ने काम कर लिया फिर T2 ने काम कर लिया, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द पैरेलल एग्जीक्यूशन। अगर ये पैरेलल एग्जीक्यूशन है तो इसका मतलब ये सीरियलाइजेबल नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। अगर ये पैरेलल है तो एक सीरियल में ऑर्डर नहीं है, कभी T1 कभी T2 काम कर रहा है। तो हमें इसके लिए, अब आप देखिए यहाँ पे कितने शेड्यूल है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 2 ट्रांजेक्शन है। तो अगर आप इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो 2 ही आएगा, 2 ही ऑर्डर होगा, या तो T1 पहले काम करेगा या T2, या क्योंकि 2 ही ट्रांजेक्शन है, या फिर यहाँ पे T2 पहले काम करेगा या T1, 2 ही ऑर्डर बन सकता है। सीरियल ऑर्डर इसके क्या हो सकता है, फर्स्ट T1 T2 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है T2 T1, क्योंकि कितने शेड्यूल सीरियल शेड्यूल बन पाएंगे, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल के लिए फॉर्मूला अगर आपको चेक करना है, ट्रांजेक्शन गिवन है, सपोज n ट्रांजेक्शन है तो आपके कितने सीरियल शेड्यूल बनेंगे, दैट इज द फैक्टोरियल n। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड कि वहाँ 3 ट्रांजेक्शन थे, तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 3 करके यहाँ पे 6 निकाले थे, 6 शेड्यूल्स बन रहे थे। अब उस 6 में से ये जो आपका पैरेलल शेड्यूल है वो किससे मैच करेगा, जैसे मैंने ये कहा ना, ये नॉन सीरियल है। नॉन सीरियल क्यों है, कभी T1 काम कर रहा है, कभी T2, फिर अगेन T1 आ गया, फिर T2, तो ये नॉन सीरियल है। तो एक नॉन सीरियल के कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है वो भी हमें देखना है। तो अभी हम देखें इस वाले ट्रांजेक्शन के लिए 2 बनेंगे, ये सीरियल है, सीरियल कॉम्बिनेशन इसका यहाँ पर 2 आया आपका, 2 देख सकते हैं। एक ऑर्डर ये हो सकता है कि T1 आफ्टर दैट T2 एंड अगेन किसी ने कहा नहीं जी पहले T2 काम करेगा फिर T1 करेगा, तो एक सीरियल शेड्यूल ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है। और हमारा यहाँ पर आप देखिए तो ये इसका ऑर्डर क्या है, T1 देन T2 अगेन T1 देन T2। आई मीन इसमें कोई आप बता नहीं सकते, कभी T1 थोड़े टाइम काम कर रहा है, फिर T2, फिर T1, फिर T2, एक ऑर्डर नहीं है कि पहले T1 ने काम खत्म कर लिया, जब प्रोसेसर को उसने लीव किया तो T2 ने स्टार्ट किया, ऐसा मैथोलॉजी नहीं है। तो अगर ऐसी मैथोलॉजी है तो हम इसे बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन या नॉन सीरियल, अगर ऐसी मैथोलॉजी है तो हम उसे बोलते हैं सीरियल। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इस नॉन सीरियल के इक्विवेलेंट ये जो सीरियल शेड्यूल हमें मिले हैं, क्या ये इन दोनों में से किसी के इक्विवेलेंट हो सकता है, हमारा क्वेश्चन ये है व्यू के लिए, बिकॉज हम व्यू के लिए काम करने जा रहे हैं। तो व्यू कहता है कि देखने में दोनों एक जैसे लगे, आई मीन अगर आप देखोगे तो कहोगे ये तो नॉन पैरेलल है, ये तो सीरियल है, कैसे दोनों इक्विवेलेंट है। हमें देखने में क्या होगा, लगेगा कि ये भाई दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनके इंटरनल एग्जीक्यूशन की हम बात करें, फाइनल रिजल्ट की, फाइनल आउटपुट की अगर हम बात करें, अगर वो वैल्यू हमारी सेम आ जाए, आई मीन अगर फाइनली ये अपडेट कर रहा है कि डेटाबेस 100 है, तो यहाँ पर भी दूसरे वाले शेड्यूल में भी क्या आ जाए, वो भी 100 ही लास्ट में अपडेट करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो हम कहते हैं व्यू सीरियलाइजेबल है। देखने में तो बराबर नहीं है, आई मीन शक्ल से देखें तो दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे, ऑर्डर उनका डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे व्यू की बात कर रहे हैं। तो ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, चलो कोई नहीं ना। यहाँ पे अब देखिए ये हमारे पास था, अब इसका हमें या तो T1 T2 वाला ऑर्डर लेना होगा या T1 T2 T1 वाला लेना होगा। तो ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं एक सीरियल शेड्यूल बना रही हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि 2 यहाँ पर सीरियल शेड्यूल आए थे, ऑर्डर क्या बताया था मैंने, T1 T2 या फिर T2 T1। तो आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट वन, फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट अगर हम ये काम करें, मान लीजिए हमने ये ले लिया कि ये आ गया आपका RA, रीड किया, देन यहाँ पे राइट कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करा कि ये जो RB है, आई मीन पहले T1 काम कर लेगा सारा, तभी हमने यहाँ पर उसको प्रोसेस दिया है T2 को। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये रीड किया A को, देन अगेन राइट किया A को, आई मीन सबको एक साथ लिख दिया हमने, T1 का पहले लिखा फिर T2 का लिख दिया। नाउ दिस, तो ये इसका एक सीरियल, आई मीन यही प्रॉब्लम है दिस प्रॉब्लम का। तो ये था आपका पैरेलल, दैट मीन्स यू कैन से नॉन सीरियल शेड्यूल का इक्विवेलेंट एक हमने सीरियल शेड्यूल एज्यूम किया कि भाई अगर ये काम कर रहे होते 1 by 1 तो कुछ ऐसे करते, बोलता T1 तुम पहले अपना काम खत्म कर लो, फिर T2 आता काम करने के लिए। तो हमने ये एज्यूम किया कि अगर ये S है, ये एक शेड्यूल है, तो हमने एक S डैश खुद बनाया और देखा कि इसका सीरियल शेड्यूल पॉसिबल क्या हो सकता है। एक तरीका ये है, दूसरा आप यहाँ पे पहले T2 लेते,
चलिए T1 है, ये T2 है, हम कहते हैं यहाँ पे T2 ने पहले काम करना था तो ये हो जाता। ना उसके बाद यहाँ पर आपका T आता, T1 काम करने आता, देन RB एंड WB। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऑर्डर होता, यानी कि S डैश, इसे मान लीजिए S डबल डैश। तो आपके पास दो चांसेस थे कि इस गिवन प्रॉब्लम के दो सीरियल शेड्यूल हम बनाते, एक S डैश और एक S डबल डैश। अब हमें ये देखना था कि क्या S जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, S डैश के है या S डबल डैश के है। अगर किसी एक के भी इक्विवेलेंट आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो है व्यू सीरियलाइजेबल है। लेकिन ये इक्विवेलेंट होने के लिए कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे। कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये S जो है S डैश की इक्विवेलेंट है या S डबल डैश की इक्विवेलेंट है, हमें वो देखना है। तो अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पर S डबल डैश को रफ कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं केवल S को ले रही हूँ, S डैश को, क्योंकि दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। आई नीड लिटिल बिट स्पेस हियर। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, मैंने आपको बताया इस प्रॉब्लम में दो पॉसिबिलिटी थी। जब अगर आप फैक्टोरियल 3 निकालोगे तो देयर विल बी द 6 कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हो कि वहां तो 6 ऑप्शन होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते क्या है, यहाँ पे 3 बातें देखनी होंगी हमें। एक तो होगा पहला जो इसका आता है इनिशियल रीड, दूसरा है हमारा यहाँ पर जो आएगा फाइनल राइट। ये 3 चीजें हमें व्यू में देखनी होंगी। तीसरी बात है यहाँ पर इंटरमीडिएट रीड। समटाइम्स इसे रीड राइट प्रोसेस भी बोलते हैं, इसे रीड राइट, जो मैंने इंटरमीडिएट लिखा है ना, रीड राइट ऑपरेशन भी बोलते हैं आप इसे यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि ये 3 बातें इसमें अगर दोनों में सेम है, S और S डैश में सेम अगर आ जाती हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे। जैसा आप देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इनिशियल रीड की बात करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास दो शेड्यूल है ना, एक S है और दूसरा हमारे पास S डैश है ना। ये रहा S डैश और ये हमारा जो है S है। जो ओरिजिनल था नॉन सीरियल उसे हमने S नाम रखा, दूसरे को S डैश। और मैं यहाँ पे 3 कॉलम ले रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया इनिशियल रीड, देन यहाँ पर मैंने लिखा फाइनल राइट, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख लिया इंटरमीडिएट रीड ऑपरेशन, और जिसे आप यहाँ पे WR भी कह सकते हैं, या कई जगह आपको बुक में मिलेगा अपडेट ऑपरेशन, अपडेट करके भी है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि कौन किस में परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी है, S और S डैश में जो है 2 तरह का डेटा है, एक तो A है दूसरा B है। तो A और B का भी हमें देखना होगा, तो हम एक काम करते हैं, S डैश की जगह हम यहाँ पर साइड में इसके यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं A और ये रहा B। आई मीन यहाँ पर हम यहाँ पे इसको हटा दे रही हूँ S और ये, तो आई मीन ये S है और ये S डैश है, आई मीन 2 शेड्यूल है, तो A और B की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर 2 डेटा है S और S डैश में, तो हमारे पास डेटा A और डेटा B। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल रीड, जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, देखिए यहाँ पे S पे आ गए हम वापस। S पे अगर हम यहाँ पे जाके देखें, सबसे इनिशियली रीड कौन कर रहा है, T1। देखिए यहाँ पर, और T1 में भी देखिए यहाँ पे 2 डेटा है, एक तो A है और एक B है। तो यहाँ पे जो रीड कर रहा है, आई मीन दिस T1 का जो ये रीड ऑपरेशन है, ये सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, T1 में हो रहा है। T1 में भी आप देखिए तो डेटा A पे परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो इनिशियल रीड है, जब हम ये मान के चलते हैं हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो हमें पता है मेन मेमोरी में डेटा नहीं होगा, तो वो कहाँ से उठा के लाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लाएगा। दैट मीन्स ये डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा को रीड कर रहा, आई मीन दिस T1 ट्रांजेक्शन रीडिंग द डेटा A फ्रॉम द डेटाबेस डायरेक्टली। तो A का जो डेटा है T1 ने जो रीड किया, तो हम ये कहेंगे A को सबसे पहले, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, डेटा A को सबसे पहले किस ट्रांजेक्शन ने रीड किया, T1 ने या T2 ने, तो आप कहोगे T1 ने किया। तो मेरा आंसर क्या आया, T1 आया।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन नेम क्या डाला, T1 डाल दिया, हमने यहाँ पर S की बात करी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनिशियल रीड, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं T1 की। अब इसी तरह से हम ये बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर अब ये T2 जो है, जो भी डेटा T1 यहाँ अपडेट करेगा, आई मीन राइट के बाद ये अपडेट करेगा, जब ये T2 डेटा रीड करेगा तो बफर से रीड करेगा। क्यों बफर से करेगा, क्योंकि ये मेन मेमोरी में आ चुका है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डेटा है ये ऑलरेडी यहाँ पे रीड होके, मान लीजिए ये 100 रीड किया इसने, ये 100 यहाँ आ गया, तो जब T2 ने रीड किया तो ये सेकेंड टाइम रीड करेगा, और जब ये रीड करेगा तो मेन मेमोरी से रीड करेगा, डेटाबेस से नहीं, क्योंकि डेटाबेस से डेटा रीड होके मेन मेमोरी में आ चुका है, तो ये अपडेटेड डेटा को रीड करेगा। तो इस वाले को हम नहीं बोलेंगे ये पहले रीड कर रहा है। द वेरी फर्स्ट रीड इन द गिवन शेड्यूल इज नथिंग बट द T1 विच इज परफॉर्म ऑन द डेटा ए। अब यहाँ पर हम बात करें डेटा बी की, डेटा बी की अगर हम बात करें, डेटा बी की अगर हम बात करें तो इन दिस शेड्यूल, एस शेड्यूल में सबसे पहले डेटा को कौन रीड कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें डेटा को कौन रीड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा को जो रीड कर रहा है आपका वो है T1 अगेन, देखिए B है। अब हम यहाँ पे B का देखें सबसे पहले, क्योंकि B भी आपका सेकेंडरी डिवाइस में बैठा है, तो T1 T2 ट्रांजेक्शन में सबसे पहले B को किसने रीड किया, आप देखिए तो T2 में ये वाला यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, B को भी सबसे पहले T1 ने ही रीड किया, तो मैंने यहाँ पे देखो T1 लिख दिया। हमने यहाँ बात करी है एस शेड्यूल की, ठीक, एस में ही ये दोनों है अभी, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए इनिशियल रीड क्या हुआ एस वाले में, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल रीड ए का भी T1 ने किया और बी का भी T1 ने किया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें एस डैश की, अगर एस डैश पे आ जाए इसी चीज को चेक करें, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इनिशियल रीड सबसे पहले जो रीड कर रहा है डेटा ए को T1 ही कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये है, इसका भी पहले ऑपरेशन तो यही पर डेटाबेस से डायरेक्टली अगर हमने ये मेथड लिया, बोला एस डैश अगर ऐसा है तो ये भी सबसे पहले डेटा को रीड कर, यानी इनिशियल रीड इस वाले ट्रांजेक्शन में भी T1 ही है। तो आप देखिए यहाँ पर T1 मैंने लिख दिया, ए को सबसे पहले कौन रीड कर रहा है, T1। आप चाहो तो रिपीट करो या ना करो, आप यहाँ पर मैंने ऐसे ही ऑब्लिक करके लिख दिया कि एस डैश में भी क्या है, मैंने पहले एस का लिखा, अब यहाँ पर एस डैश लिख दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या T1 है। इसी तरह से बी को भी सबसे पहले जो रीड कर रहा है एस डैश के अंदर वो भी T1 ही कर रहा है, तो मैंने देखिए यहाँ पर T1 लिख दिया, यानी कि दोनों जगह बी को भी एस में भी T1 ने रीड किया और एस डैश में भी T1, यानी कि इनिशियल रीड तो दोनों में ही सेम हो गया, एस में भी और एस डैश में भी। अब आते हैं फाइनल राइट, देखिए फाइनल राइट यहाँ पर देखिए ये है, बी का फाइनल राइट T2 कर रहा है। बी का फाइनल राइट अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में बी कहाँ अपडेट हो रहा है, ट्रांजेक्शन T2 में। एस डैश पे आ जाइए तो यहाँ पर भी देखिए फाइनल राइट T2 ही कर रहा है, तो इसका मतलब है फाइनल राइट क्या है, T2, दोनों ही ट्रांजेक्शन में। आई एम टॉकिंग अबाउट बी, तो बी में मैंने यहाँ T2 लिखा, सॉरी यहाँ T1 में भी देखिए इसका जो फाइनल राइट वो भी T2 ही कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये T1 ने अपडेट किया, उसके बाद T2 ने डेटा रीड किया, फिर अपडेट किया, तो फाइनली जो है यहाँ पे T1 ने अपडेट किया ए के डेटा को, T2 ने सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ये भी T2 आ गया, ये भी T2, दोनों ही केस में यहाँ पर भी देखिए T2 ने ही अपडेट किया फाइनल राइट। ए कहाँ फाइनली अपडेट हो रहा है, इसके बाद देखो ना तो ए रीड हो रहा है ना राइट हो रहा है इस वाले ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में फाइनल राइट जो कर रहा है, चाहे ए का डेटा हो चाहे बी का डेटा हो, वो T2 ही कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी, दैट मीन्स एस और एस डैश दोनों में ही सेम आ रहा है। अब आते हैं इंटरमीडिएट रीड की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट रीड की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट रीड के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटरमीडिएट रीड क्या होगा, अब देखिए मैं कलर यहाँ चेंज कर रही हूँ ताकि आप समझ पाए। इंटरमीडिएट रीड कहाँ है, देखिए एक तो रीड ये हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने किया यहाँ पे ये देखिए ये रीड हो रहा है एक। इंटरमीडिएट का मतलब इनिशियल पे तो हम काम कर चुके हैं, फाइनल पे भी काम कर चुके हैं। इंटरमीडिएट रीड क्या है, देखिए ये शुरुआत का हो गया तो ये मिडिल में ये कहीं रीड हो रहा है, और एक रीड ये हो रहा है ये वाला जिसपे मैंने ग्रीन सर्कल किया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट रीड हो रहा है ये T1 में, यहाँ पर ये जो राइट ऑपरेशन है इसके परफॉर्म होने के बाद यानी कि अपडेट हुआ, तो आपने देखा कि इस भाई यहाँ पर ये अपडेट हुआ, T1 का राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो उस राइट के बाद ये रीड ऑपरेशन हो रहा है। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस है,
कि पहले राइट किया, ए को राइट किया T1 ने, उसके बाद T2 ने उसे रीड किया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इंटरमीडिएट रीड यहाँ पे कौन कर रहा है, ए को कौन कर रहा है, दैट इज अ T2 कर रहा था आफ्टर अपडेटिंग दिस T1। एंड अगेन अगर हम बात करें इस वाले एस डैश पे आ जाएं ए डेटा के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए ये इस राइट के बाद ये डेटा रीड हो रहा है T2 के द्वारा यहाँ पर, तो ये भी इंटरमीडिएट रीड हुआ यहाँ पर, लेकिन इस राइट के। तो आप देख रहे हैं कि T1 ने जब अपडेट किया तो T2 उसे रीड कर रहा है। तो सेम यहाँ पर सीक्वेंस है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर भी देखिए इस राइट के ऑपरेशन के बाद रीड हुआ, तो इसमें भी T2 ने ही इंटरमीडिएट काम किया। तो यहाँ पे T2 ऑलरेडी लिखा है, मैं फिर से नहीं लिख रही। तो दोनों ही केस में T2 ही कर रहा है इंटरमीडिएट ए के लिए। अब बी के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी रीड हो रहा है, यहाँ पर ये एक बी रीड हुआ। अब इस बी रीड के बाद आप देखिए अगर हम यहाँ पे कहें इंटरमीडिएट, यहाँ पर भी देखिए तो इस राइट के बाद देखिए ये जो बी रीड हो रहा है इससे पहले कोई राइट ऑपरेशन नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे पहले तो बी का कहीं राइट हुआ ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखें कि बी तो यहाँ ये इनिशियल रीड हुआ ना, आई मीन ये बी का इनिशियल रीड हुआ, तो इसे हम नहीं लेंगे, सॉरी। यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट राइट कहाँ पे हो रहा है, ये राइट कैसे हो रहा है, जब इस राइट ने परफॉर्म करा, बी का डेटा यहाँ राइट हुआ, तो उसे अगेन जो रीड कर रहा है सेकेंड टाइम तो मेमोरी से कर रहा है, डेटाबेस से नहीं। तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे T2, तो बी के केस में भी T2 ही आ रहा है। अब यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पे देखिए बी राइट हुआ, इस राइट के बाद यहाँ पर ये रीड हो रहा है, ये रीड हो रहा है इंटरमीडिएट रीड। तो ये यहाँ पर भी T2 ही ऑपरेशन ने परफॉर्म किया, चाहे वो एस था चाहे एस डैश था, ए और बी। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह सेम आया, ए और बी, एस और एस डैश में दोनों जगह ये सेम आ रहा है डेटा। तो हम ये कहेंगे कि दिस वन इज द व्यू सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में, अब यहाँ पे 3 केसेस हमने डिस्कस किया, दैट इज द इनिशियल रीड, सीरियल रीड, फाइनल राइट एंड इंटरमीडिएट रीड, जिसे आप रीड राइट ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो रीड देख रहे हैं वो राइट के बाद वाले को देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट या अपडेट ऑपरेशन जिसे हम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हमने दोनों डेटा के लिए निकाला वो दोनों ही केस में यहाँ पर सेम आ रहा है, एस और एस डैश में ये भी T1 ही था, ये T2 ये T2। तो दिस इज द वे यू कैन से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए देखने में ये लग रहा था कि इसका सीक्वेंस ऑर्डर अलग है, इसका सीक्वेंस ऑर्डर अलग है, बट देखने में ये डिफरेंट है, बट इनका जो काम हो रहा है फाइनली सेम हो रहा है। दैट मीन इन ऑल द केसेस बोथ आर सेम। तो हम ये कहेंगे कि दिस वन इज द व्यू सीरियलाइजेबल। अगर ये व्यू सीरियलाइजेबल है तो इसका ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट करने का, और वो ऑर्डर आपने यहाँ पे देख लिया कि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो व्हाट द ऑर्डर वी हैव चूजन हियर, दैट इज T1 T2। दैट मीन्स इसका प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होगा, T1 आफ्टर दैट T2, ये इसका ये ग्राफ मिल जाएगा। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा वो T1 पहले काम करेगा फिर T2 करेगा। हमने दूसरे एस डबल डैश जो डिस्कस किया था उसको हमने चेक नहीं किया, हो सकता है कि ये जो नॉन सीरियल है वो उसके भी इक्विवेलेंट हो, जरूरी नहीं कि एक ही इक्विवेलेंट, लेकिन अगर एक भी मिल जाएगा आउट ऑफ 2, हमें अगर एक भी ट्रू हो गया तो हम कहेंगे कि दिस नॉन सीरियल इज नथिंग बट द व्यू सीरियलाइजेबल बिकॉज वी गॉट 1। अगर एक से ज्यादा इक्विवेलेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि S इज इक्विवेलेंट टू S डैश, क्योंकि हमें एक सीरियल ऑर्डर मिल गया, हमने एक सीरियल ऑर्डर कंसीडर किया था, दैट इज द T1 टेंड्स टू T2। दैट मीन्स T1 पहले काम करेगा, T2 बाद में काम करेगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू द हियर द व्यू सीरियलाइजेबल। अब अगर इसमें कुछ किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल टेक द अनदर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस अगेन, एक और थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको 3 पॉइंट देखना होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। अब है क्लियर हो रहा है? अभी जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था उसके अकॉर्डिंग एक छोटा प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, T1 T2 T3। अभी 3 सीक्वेंस ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया A, ये डेटा A को रीड कर रहा है, देन यहाँ पर A
अगेन ए एंड इस, ये एक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे एक शेड्यूल गिवन है और चेक करना है कि दिस वन इज सीरियलाइजेबल और नॉट. चेक इट इज सीरियलाइजेबल और नॉट. हमें ये चेक करना है यहाँ पर. तो सबसे पहले आप यहाँ पे, क्योंकि ये सीरियलाइजेबल पूछ रहा है, तो वी हैव टू आंसर बोथ द थिंग्स, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता तो हमें व्यू पे जाना होगा. तो लेट्स डू द, हम यहाँ पे एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं. प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया और प्रेसिडेंस का तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट लेंगे. तो रीड के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट आ रहा है. तो हमने यहाँ से रीड स्टार्ट किया. रीड लेने के बाद हम ये चेक करेंगे कि दूसरे ट्रांजेक्शन में राइट हो रहा है क्या. यस T2 में हो रहा है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट मिला. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है T3 में भी है. तो आप T1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे T2 की तरफ और दूसरी जो करेंगे ये T3, क्योंकि देखिए T1 रीड कर रहा है, T1 के बाद जो दूसरा ट्रांजेक्शन T2 है वो राइट कर रहा है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. आई टोल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, जब रीड के बाद राइट या राइट के बाद रीड या राइट के बाद राइट आए. तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है. रीड के बाद हमें राइट मिल रहे हैं T2 एंड T3 में. तो हमने 2 एरो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए. ना अब इनका रोल खत्म हो गया. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इस राइट के बाद कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है. यस हो रहा है, आप देख सकते हैं. एक या T1 पे हो रहा है, दूसरा ये T3 पे हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि T2 से एक तो T1 की तरफ जाएगा एरो और दूसरा T2 से कहाँ पे जाएगा, T3 पे. एक ये बनेगा आपका. नाउ नेक्स्ट, अब इसका भी रोल खत्म हो गया. आई मीन यहाँ पे हमने इसका काम कर लिया. अब इस राइट के बाद हम देखें तो हमेशा लोअर बॉटम की तरफ देखेंगे. तो अब हम इस पे हैं, तो इस राइट के बाद कोई और राइट ऑपरेशन मिल रहा है. यस मिल रहा है. रीड नहीं है पर राइट है. तो आप देख सकते हैं कि T1 से T3 अगेन, बट T1 से T3 ऑलरेडी ड्रॉ है. तो अब आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर एक लूप आ रहा है. T1 पे गए T2, T2 से वापस T1 पे आए, तो ये एक लूप है. और अगर आपको लूप मिल गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इफ लूप एग्जिस्ट इन द प्रेसिडेंस ग्राफ देन यू कैन से दिस वन इज द नॉन कॉन्फ्लिक्ट. नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल आ गया ये. अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है तो ये सीरियलाइजेबल नहीं है. दैट मीन्स यू कैन से नॉट सीरियलाइजेबल. अगर ये नॉट सीरियलाइजेबल है तो हमें इसको सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा मेथड है, दैट इज अ व्यू. व्यू के पास जाएंगे और व्यू में हम देखेंगे कि क्या हम इसे प्रूफ कर सकते हैं क्या. क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया चेक द गिवन ग्राफ इज अ सीरियलाइजेबल और नॉट. केवल यहीं पे एक सॉल्व करके मेथड को देख करके आप नहीं बोल सकते कि ये सीरियलाइजेबल नहीं है. ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, बट वी आर लुकिंग फॉर द व्यू ऑल्सो. अगर ये दोनों नहीं है तब हम कह देंगे भाई तुम सीरियलाइजेबल ही नहीं हो. दोनों मेथड से हम चेक करेंगे. तो लेट्स डू दैट. तो हम क्या करेंगे, एक एज्यूम कर लेते हैं भाई. अब यहाँ पे देखो 3 ट्रांजेक्शन है. मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन है. दैट मीन्स ये नॉन सीरियल है. आप देख रहे हो एक ऑर्डर में काम नहीं कर रहा है. तो फैक्टोरियल 3 करा. फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 कॉम्बिनेशन हो सकता है. एक ऑर्डर क्या हो सकता है, T1 T2 T3. दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, मान लीजिए T2 T1 T3 ले लिया. देन आपने ले लिया T3 T1 T2 ले लिया. नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, T1 T3 T2 ले सकते हैं. नेक्स्ट हम ले सकते हैं T2 T3 T1 ले सकते हैं. 2 बार T2 हो गया, 2 बार T1 T3. नाउ T3 T2 T1, ये 6 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे देख सकते हैं. ये 6 कॉम्बिनेशन है जिसे आप कह सकते हो ये सीरियल ऑर्डर है. आई मीन अगर ये इस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूशन हो कि पहले T1 काम करे फिर T2 फिर T3, या आप कह नहीं जी पहले T2 अपना काम फिनिश कर ले फिर T3 फिर T1, ये हो सकता है. तो ये 6 कॉम्बिनेशन है. इस 6 कॉम्बिनेशन में से ये जो नॉन सीरियल है ये किसके इक्विवेलेंट है हमें ये देखना है. तो हम इसमें से कोई भी एक ले लेंगे, लेकिन हम इसे अब यहाँ पे एक एक करके ट्राई करेंगे. देन इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम. तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन है तो आप अपने आप ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हो, बना सकते हो. अदरवाइज आप क्या करोगे, 1 बाई 1 आप ट्राई करोगे. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रीड ए, हमने ए के कितना काम हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए में 2 हो रहा है, रीड और राइट, तो दोनों को एक साथ लिख दिया. रीड के बाद हम कह देंगे राइट भी कर लिया, तो ए का काम हो गया. देन यहाँ पर हम कहेंगे अब T2 ने काम स्टार्ट किया, एक ऑर्डर बना रहे, और T3 ने यहाँ पे किया. तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो
मैंने बस क्या किया, ये जो दो थे इनको आपस में स्वैप किया, T2 और T1 के राइट ऑपरेशन को स्वैप किया। बाकी अगर आप देखें तो पोजीशन सेम है। इससे आप ये देख सकते हैं कि पहले T1 पूरा काम खत्म कर लेगा, फिर T2, फिर T3। लेट्स डू दैट। कि देखिए इसको दो तरीके से मैं आपको बताती हूँ, न्यूमेरिकली यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हम इसे चेक करेंगे। सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर इस रीड ने डेटाबेस से कोई डेटा रीड किया, मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पर लेट्स टेक, यहाँ पे मैंने 1000 ले लिया, ठीक, 1000 रुपये उस अकाउंट में था। अब यहाँ पर T2 ने राइट ऑपरेशन किया, तो मैंने कहा चलो किसी ने इसमें से 500 विड्रॉ कर लिया, तो A माइनस आपने 500 किया, तो इसकी जो वैल्यू बची अभी यहाँ पे 500 आ गई। अब यहाँ पर T1 ने फिर राइट ऑपरेशन किया, तो लेट्स डू दैट कि अगेन हमने इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन कर लिया, दैट मीन्स A माइनस 300 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की वैल्यू अभी यहाँ पे 500 था, तो 5 में से 3 जाएगा, दैट इज 200 बचेगा इस ऑपरेशन में। यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए A ने यहाँ से 100 विड्रॉ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अभी 200 में से 100 चला गया, तो फाइनली हमारे पास जो अकाउंट में पैसा बच रहा है वो 100 रुपीज़ बच रहा है। यहाँ पे मैंने ये नॉन सीरियल का अमाउंट आपको एक एज्यूम करके बताया। सिमिलरली अगर हमने वही डेटाबेस तो वही है, सपोज अगर इस ऑर्डर में काम कर रहा है और ए की वैल्यू 1000 ही है, तो यहाँ पे ये रीड करेगा तो 1000 रीड हो गया। इस वाले ऑपरेशन में क्या हुआ, यानी जो सेकंड, आप देखिए यहाँ पे क्या था, इसने क्या किया था, 300 माइनस किया था, तो हमने यहाँ पे लिखा A इक्वल टू A माइनस, इसने 300 ले लिया, तो यहाँ पे 1000 में से 300 जाएगा तो ये 700 आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन T2 ने क्या किया था, 500 विड्रॉ किया था, तो दैट मीन्स A इक्वल टू A माइनस 500 कर दिया। तो आपका अमाउंट इस ऑपरेशन के बाद कितना था, 700, तो 700 माइनस 500 होगा, दैट मीन्स 200 इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यानी कि A में जो अभी करेंटली अमाउंट है वो 200 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A में कितना आना था, 200 ही। नेक्स्ट यहाँ पे जो T3 ने ऑपरेशन किया, उसने कितना विड्रॉ किया, 100 रुपये किया, तो आपने यहाँ से 100 रुपये माइनस किया, 200 पहले से था तो ये 100 बचा। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने ये ऑर्डर चूज किया तो भी आपका जो फाइनल अपडेट आया वो कितना आया, 100 रुपीज़ आया, इसमें भी 100 रुपीज़ आया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये नॉन सीरियल का जो कैलकुलेशन हमने किया अगर इस ऑर्डर में हो रहा है, ये एक तरह से देखिए ब्लाइंड राइट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही केसेस में आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके मैंने आपको बताया यहाँ पर, दोनों ही केस में यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर ये S है और ये S डैश है, तो हम कह सकते हैं S इज अ इक्विवेलेंट टू S डैश, ठीक। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे तो नहीं बताना कि ये वैल्यूज लेके, लेकिन ये आपके लिए ठीक है कि आपने यहाँ पे चेक कर लिया इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेड्यूल, तो आप कह सकते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं। बट अभी जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कैसे चेक करेंगे इनिशियल, अपडेट और फाइनल, ये सारी चीजें हम उस चीज को फॉलो करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो नाउ यहाँ पर हम उस चीज को देख लेते हैं। तो दिस वन इज नथिंग बट ये है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने टेबल ड्रॉ करी थी पहले, यहाँ पे मैं आपको सेपरेट करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये S है और ये रहा आपका S डैश। पहली कंडीशन होती है इनिशियल रीड, दूसरी जो होती है मैंने आपको बोला था फाइनल राइट, तीसरा मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट केस, थोड़ा सा राइटिंग हो रही होगी गड़बड़। इंटरमीडिएट केस में आप रीड राइट ऑपरेशन, जिसे आप बोल सकते हो रीड राइट ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी दो है ना डेटा, ए और सर एक ही डेटा रीड हो रहा है, सॉरी इसमें, तो ये ए है, ये भी इसका ए है। पिछले वाले क्वेश्चन में ए और बी दो था। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पे देखिए इनिशियल रीड क्या है, एस डैश पे चले, एस पे चले जाए तो इनिशियल रीड कौन परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं दैट इज द T1। तो हमने यहाँ पे T1 लिख दिया। सबसे पहला डेटा कौन रीड कर रहा है इसमें, जो कि डेटाबेस से रीड हो रहा है, तो दैट इज अ T1 रीड कर रहा है, T2 T3 नहीं रीड कर रहा ना। यहाँ पे आ जाए एस डैश पे, तो यहाँ पे इनिशियल रीड कौन कर रहा है, सबसे पहला रीडिंग, आई मीन जब ये प्रोग्राम चालू हुआ तो डेटाबेस से डेटा सबसे पहले कौन रीड करेगा, T1। यहाँ पर भी T1 आंसर आ गया।
नाउ द सेकेंड थिंग, फाइनल राइट। फाइनल राइट इस वाले प्रॉब्लम में देखिए T3 कर रहा है, सबसे लास्ट में कौन काम कर रहा है राइट ऑपरेशन का, दैट इज अ T3। मैंने यहाँ पे T3 लिख दिया ए में, और यहाँ पर देखिए एस डैश में सबसे लास्ट में कौन काम कर रहा है, वो भी T3 है, तो हमने यहाँ पे भी T3 लिख दिया। देन इंटरमीडिएट रीड राइट ऑपरेशन, अगेन रीड हो रहा है। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कहीं पे रीड है ही नहीं, केवल एक ही बार रीड आया था, इनिशियल और फाइनल राइट। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट में केवल राइट ऑपरेशन, यहाँ पर भी तो इंटरमीडिएट राइट रीड ऑपरेशन हुआ ही नहीं। आई मीन कोई इंटरमीडिएट रीडिंग हो रही है क्या, अपडेट हो रहा है, इस अपडेट के बाद कुछ रीडिंग परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। दैट मीन्स दोनों ही केसेस में कोई इंटरमीडिएट रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा जो अपडेट के बाद रीड हो रहा हो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे दोनों ही सेम है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही केसेस में ये सेम आ रहा है। आई मीन ये भी T1 था, ये भी T3, ये भी, और यहाँ पे ब्लैंक तो ये भी। तो देयरफॉर दिस वन इज द व्यू सीरियलाइजेबल। तो अभी आपको वैल्यू के लेकर भी मैंने आपको बताया, बाय द रूल ऑल्सो, जो एक रूल है इसको चेक करने का वो भी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ S इज इक्विवेलेंट टू S डैश, दैट मीन्स ये व्यू सीरियलाइजेबल है। अगर ये व्यू सीरियलाइजेबल है देन व्हाट इज द सीरियलाइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट में देखते थे। तो आप देख सकते हो कि T1 आई मीन पहला क्या आएगा, T1 देन T2 एंड देन T3। एक और ऐसा क्वेश्चन मैं लूंगी जो एक्सेप्शन होगा कि जब वहां पे दो ऑर्डर हो जाए तो बट इसमें तो सिंपली आपको दिख ही रहा है कि कैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं। भाई कौन सा शेड्यूल आपने सीरियल शेड्यूल चूज किया था, दैट इज दिस वन, कि पहले T1 काम कर रहा है, फिर T2 काम कर रहा है, फिर T3, तो यही इक्विवेलेंट आया था नॉन सीरियल के, तो हमने इसी का ऑर्डर जो भी है ये ऑर्डर हमने ले लिया। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, दैट इज द T1, T2 एंड T3 इन दिस प्रॉब्लम। एंड टुमारो आई विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द व्यू सीरियलाइजेबल। कुछ और देखेंगे जो कि इस मेथड से नहीं निकलेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करें। थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ऐसा नहीं कि उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल यूज की बात करें, यहाँ पर दिमाग में आया, तो यहाँ पे अभी आपको 3 ट्रांजेक्शंस दिख रहे हैं, तो आपने उसके 6 कॉम्बिनेशन में से एक कोई कॉम्बिनेशन को व्यू प्रूफ कर दिया। आई मीन 1 by 1 आप प्रूफ करोगे, मैंने यहाँ 1 by 1 नहीं लिया कि 5 और कॉम्बिनेशन लिए, इसी तरह से पिछले कॉम्बिनेशन। लेकिन थिंक अबाउट दैट कि रियल लाइफ में आप, जैसे मैंने आपको रेलवे का बताया था, एक साथ मेरे ख्याल से लाखों लोग टिकट बुक करते हैं, तो सारे के सारे पैरेलल एग्जीक्यूशन है। इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट 1 लाख का फैक्टोरियल निकालें तो कितने सारे शेड्यूल्स बन सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। यहाँ पर 1 लाख का फैक्टोरियल निकालने के लिए बैठे हैं, 3 का देखा तो 6 आया, अभी 4 शेड्यूल हो तो आप देख रहे हैं 24 आ जाएगा, दैट इज अ 24 फिगर। तो थिंक अबाउट दैट कि प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है कि अगर आपको थ्योरेटिकली किसी ने पूछा डू यू नो द व्यू सीरियलाइजेबल, यू कैन से यस आई नो एंड दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट दैट। बट अगर मैं बोलूँ कि इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, दैट इज इम्पॉसिबल। आप 1 लाख का फैक्टोरियल निकालने बैठ जाएं और सारे सीरियल शेड्यूल को नॉन सीरियल शेड्यूल के ऊपर इम्पोज करके देखते रहें कि भाई तुम किससे मैच कर रहे हो, किससे काम कर रहे हो, दैट इज नॉट अ फीजिबल यहाँ पे। तो बट ये है कि कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्हाट इज द व्यू सीरियलाइजेबल, दैट यू शुड नो। तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में तो आपने ग्राफ देखा और वहां पे आप बता सकते हैं यस उसका सीरियलाइजेबल पॉसिबल है या नहीं है। बट इन दैट केस कि अगर जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है पैरेलल एग्जीक्यूशन की, वहां पर ये चीजें निकालना थोड़ा सा टफ, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन टफ हो सकता है। आई मीन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट दैट। So if anybody have any question then ask.